शुरुआत में बड़े एंथुजियाज्म के साथ हम पूरी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे महीने भर हम कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। कभी दाल खत्म हो जाती है, तो कभी तेल, तो कभी मसाले, और कभी ग्रोसरी रखते वक्त पता चलता है कि जिस चीज का हम नया पैकेट उठा लाए वो तो पहले से ही घर में पड़ा था। कुछ पैकेट्स किचन के एकदम पीछे वाली शेल्फ में इस तरीके से छुप जाते हैं कि महीनों तक नजर नहीं आते हैं। फिर रोज का एक ही चैलेंज, अब आज क्या बनाऊं? क्योंकि हमें खुद भी क्लैरिटी नहीं होती है कि घर में क्या क्या और कितना पड़ा है। और इसी चक्कर में फ्रिज में भी रखी हुई कई सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कई बार खराब हो जाते हैं। ये सब देखने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनमें हमारा बहुत सारा टाइम, पैसा और मेंटल एनर्जी भी वेस्ट होती है। इसलिए महीने की शुरुआत में ही पैंट्री को ठीक से ऑर्गेनाइज करना, स्टॉक को चेक करना और ठीक से प्लान करके पैंट्री को रीफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि घर में क्या है, कितना है और कितना खरीदना भी है या नहीं खरीदना है, तो ग्रॉसरी शॉपिंग हमारी स्मार्ट बन जाती है। मील प्लानिंग आसान हो जाती है और किचन में काम हमारा स्ट्रेस फ्री होने लगता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किन चीज़ों पे आधारित है। तो आज हम बात करेंगे कि पैंट्री को किस तरीके से हम स्मार्टली प्लान और ऑर्गेनाइज करें ताकि हर चीज़ सही समय पर हमें अवेलेबल हो जाए, अननेसेसरी शॉपिंग से हम बचें और पूरे महीने किचन हमारा स्मूथली रन करे। इस महीने का राशन मुझे भी अपने घर में भरना था, तो सबसे पहले मैंने अपने सारे पैंट्री के डब्बे और शेल्फ्स चेक कर ली। देखा कि कौन सी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, कौन सी ख़त्म होने वाली हैं और किन चीज़ों की इस महीने मुझे रीफ़िल करने की ज़रूरत है। साथ ही में क्वांटिटी का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए कि उतना ही सामान आप लें जितना आपका अगले एक महीने में लग जाए। इससे पैंट्री में एक्स्ट्रा स्टॉक जमा नहीं होता है, चीज़ें फ्रेश बनी रहती हैं और बाद में इनके ख़राब या एक्सपायर होने का डर नहीं रहता। एक और चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ वो ये है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ अनओपन्ड पैकेट्स या एक्स्ट्रा स्टॉक पहले से ही घर में रखा होता है जो हमें याद नहीं रहता। इसलिए नया सामान मंगवाने से पहले उस स्टॉक को भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि घर में क्या अवेलेबल है और किन चीज़ों को पहले यूज़ करना है। पुराना स्टॉक पहले ख़त्म होना चाहिए। पैंट्री फिर ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और अननेसेसरी चीज़ें दोबारा मंगवाने की ज़रूरत आपको नहीं लगेगी। अपनी ये शॉपिंग लिस्ट आप अपने फ़ोन में भी बना सकते हैं या फिर किसी डिजिटल ऐप के ऊपर, या फिर मेरी तरह पेन पेपर लेके ओल्ड स्कूल मेथड के साथ बना लीजिए। लेकिन जब भी आप सामान खरीदने जाएं, ये लिस्ट अपने साथ रखिए। या तो इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या अगर आपके फ़ोन में है तो इस लिस्ट को ज़रूर यूज़ कीजिए शॉपिंग करते वक्त, वरना इस लिस्ट का बनाना वेस्ट हो जाएगा। मार्केट जाके दुकान से खरीदने का मज़ा कुछ और ही होता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं अगर आप खुद को कंट्रोल ना कर पाएँ तो। अननेसेसरी शॉपिंग बहुत होती है अगर हम जाके खरीदते हैं तो। बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और सिर्फ ये ऑफर्स ही नहीं, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी बड़ी सुपरमार्केट में जाते हैं या फिर डीमार्ट जैसे स्टोर में जाते हैं, तो अक्सर हम ज़रूरत से ज़्यादा या डबल ही खरीद के वापस लौटते हैं, फिर चाहे वो किचन का आइटम हो या फिर घर का आइटम हो। दैट्स बिकॉज वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ हर आइटम हमें अट्रैक्ट करने लगता है और हमारा मन करता है कि हम हर चीज़ खरीद लें। ऑफर्स में दी हुई कई सारी चीज़ें हम घर पे ले तो आते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ करते हैं कि इनकी हमें कभी ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए मेरा एक सिंपल सा रूल है, ऑफर बाद में देखो, पहले अपनी शॉपिंग लिस्ट देखो। अगर चीज़ वाकई ज़रूरत की है तो ही उसे लो। और सबसे अच्छी बात, हर बार आपको हर महीने बाहर जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हम बल्क में शॉपिंग नहीं करते हैं। सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से हमारी हर महीने शॉपिंग चेंज होती रहती है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बाहर जाके परचेज़ करना अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने डीमार्ट से ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है और उतना ही ऑर्डर किया है जितना की ज़रूरत का है। कोई फेस्टिवल नज़दीक आ रहा है या आपने कोई स्पेशल चीज़ बनानी है, घर पे मील प्लानिंग करनी है, तो अलग बात है।
आप जाके भी वो स्पेशल आइटम्स खरीद सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जाने को अवॉइड करेंगे तो कम खर्चा होगा। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। और हाँ, जब भी आप परचेज़ करें, चाहे ऑनलाइन, चाहे स्टोर में जाके एक्सपायरी डेट को चेक करना ना भूलें। क्योंकि पैकेट्स कई बार हम खरीद तो लेते हैं, बाद में चेक करने पे पता चलता है कि उसकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा पास आ रही है। जिस भी दिन मैं ग्रॉसरी आइटम्स डिलीवर करवाती हूँ या ख़रीद के लाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसी दिन चीज़ों को अरेंज कर दूँ या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक अरेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके का बिखराव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब तक ये पैकेट्स अरेंज नहीं होते हैं और हर जगह फैले रहते हैं तो विजुअल क्लटर देते हैं। पैकेट्स को रीफ़िल करते वक्त भी मैं कुछ रूल्स को फॉलो करती हूँ और अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। मैं पैकेट में कभी भी पूरा कट नहीं लगाती हूँ, आधा ही कट लगाती हूँ। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अदरवाइज़ छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस ठीक से डिकम्पोज नहीं होते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके बाद डब्बे का जो पुराना सामान है उसको मैं एक बोल में निकाल के डब्बे को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हर बार मुझे डब्बे को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं डब्बों को 2 से 3 महीने में अच्छे से साबुन के साथ धोती हूँ। अदरवाइज़ इस बार जैसे मैं सिर्फ कपड़े से उन्हें ठीक से पोंछ के उनको नए पैकेट के साथ रीफ़िल कर दूँगी। ऐसा करने से जो नया पैकेट है वो हमारा नीचे की तरफ चला गया, और जो बाउल में मैंने पुराना आइटम निकाला था वो मैं ऊपर की तरफ रीफ़िल कर दूँगी, ताकि वो पहले यूज़ हो पाए। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इससे पैंट्री का सामान पुराना होकर पड़ा नहीं रहता, एक्सपायरी का रिस्क कम हो जाता है और किचन का स्टॉक भी हमेशा प्रॉपरली रोटेट होता रहता है। पुराना सामान पहले यूज़ होगा और नया वाला बाद में। मेरी किचन में हर तरीके के डब्बे हैं। ग्लास के भी हैं, बीपीए फ्री, फूड ग्रेड प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट डब्बे भी हैं और स्टील के डब्बे भी हैं। हम ज़्यादातर डब्बे ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे खरीदते हैं, ना कि सारे डब्बे एक बार में ख़रीद लें। इसलिए किचन पूरा एक बार में सेटअप करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके किचन में भी अलग अलग टाइप के कंटेनर्स हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे हिसाब से एस्थेटिक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी इम्पॉर्टेंट है। डब्बे मजबूत होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए और आपकी स्टोरेज नीड्स के हिसाब से होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट है तो बहुत अच्छा, स्टैकेबल है तो और भी अच्छा, लेकिन ये सब चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं कि आपकी किचन कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, आपके पास स्टोरेज स्पेस कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी है और आपकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। इन सब चीज़ों को नाप तोल के ही अपनी किचन को सेटअप कीजिए, क्योंकि सिर्फ मैचिंग कंटेनर्स के चक्कर में सारे डब्बे एक साथ बदल लेना आपकी पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा। और सच कहूँ तो जब किचन साफ़ सुथरी और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है तो अलग अलग वैरायटी के डब्बे भी कैबिनेट में बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रूरी ये है कि चीज़ें ईज़िली दिख जाएं और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएं। इस समय तो गर्मियाँ चल रही हैं तो चीज़ों में कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। लेकिन अगर थोड़ा भी ठंडा मौसम है तो चीनी में आप लौंग डाल के रख सकते हैं, ताकि उसमें चींटियाँ ना बैठें। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि दाल, छोले, राजमा, चावल, इन सब में आप नीम के पत्ते, सूखी लाल मिर्चें या फिर तेज पत्ता डाल के रख सकते हैं, ताकि इन सब चीज़ों में कीड़ा ना लगे। जो रोज़ का यूज़ होने वाला राशन था वो तो मैंने डब्बों में अरेंज कर दिया है और जगह भी पूरी अपनी क्लीन कर दी है, बिकॉज़ द रूल सेज़ क्लीन एज़ यू गो। लेकिन अब मुझे
ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी के पैकेट्स थे उन सबको अरेंज करना था और उसके लिए मुझे अपनी ये वाली कैबिनेट सेट करनी थी। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो रखी है काफ़ी टाइम से, तो ये कैबिनेट मुझे खटक रही थी। सोचा आज लगे हाथ इसको भी ठीक कर दूं और यहाँ पे मैं अरेंज करूँगी अपने सारे ही एक्स्ट्रा ग्रोसरी के पैकेट्स। ना चाहते हुए भी किचन में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आइटम्स इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार डिस्पोजेबल बॉक्सेस, एक्स्ट्रा प्लास्टिक कंटेनर्स और ना जाने कौन कौन से डब्बे जो कभी किचन में यूज़ भी नहीं हो रहे हैं और अननेसेसरली हमारी किचन की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये कैबिनेट कुछ ऐसा ही सेक्शन है मेरी किचन का जहाँ पे सारा एक्स्ट्रा डंप हो रखा है, इसलिए मुझे आज ये सेटल डाउन करना था। जितने भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं आज मैं सब डिस्पोज़ कर दूँगी जो कि ज़रूरत का नहीं है या फिर लंबे टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया है और पॉसिबिलिटी है कि अब आगे भी यूज़ नहीं करूँगी। ऐसे सारे ही आइटम्स मैं आज डिस्कार्ड करने वाली हूँ। डब्बों को स्टैक करके रखने में आसानी होती है क्योंकि वो कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप नेस्टेड डब्बे परचेज़ करते हैं, यानी कि वो डब्बे जो एक के अंदर एक फिट हो जाएंगे, तो भी वो कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं किचन में। और लिड्स को अरेंज करने के लिए आप इस तरीके से अलग से कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। सारी ही लिड्स मैंने इसके अंदर एक साथ डाल दी हैं, तो ये सारी लिड्स एक जगह रहेंगी, इधर उधर होंगी नहीं और मुझे आसानी से मिल जाएंगी व्हेन एवर नीडेड। अब सारे ही डब्बों को मैंने ऊपर वाली शेल्फ में अरेंज कर दिया है। इतना सारा कैबिनेट क्लीन करने के बाद, डीक्लटर करने के बाद इतना हुआ कि ये पूरा कैबिनेट जो पहले भरा हुआ था अब आधा ही रह गया है और सिर्फ ज़रूरत का सामान रह गया है जो कि ऊपर वाली कैबिनेट में यानी ऊपर वाली शेल्फ में फिट हो गया है। पूरा एक लिटरली बैग भर के फुल हो गया था उन डब्बों का जो मुझे अब नहीं चाहिए किचन में और जो मुझे डिस्कार्ड करने हैं। लेकिन इन्हें एक्चुअली डिस्पोज करने से पहले मैं कल जब मेरी मेड आएगी जो मेरे घर में मुझे हेल्प करती है काम में, मैं उससे पूछ लूँगी, अगर उसे चाहिए तो उसे दे दूँगी, अदरवाइज़ फिर इसे डिस्कार्ड कर दूँगी। एक्स्ट्रा ग्रोसरी के पैकेट्स को स्टोर करने के लिए मैं इस बार ये वाली बास्केट्स यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी घर पे। आई थिंक ये वाली बास्केट्स भी मैंने डीमार्ट से ही ली थी। बास्केट को इस तरीके से खड़ा करके उसके बाद पैकेट्स इसके अंदर डालिए, आप ज़्यादा स्पेस बास्केट के अंदर बना पाएंगे। ये ट्रिक मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताई हुई है। आई थिंक जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो ये जानते होंगे। मेरे पहले के सारे एक्स्ट्रा ग्रोसरी पैकेट्स इस वाली कैबिनेट में मैं अरेंज करके रखती थी, लेकिन अभी मैं ये वाला सेक्शन यहाँ से खाली कर दूँगी और जो मैंने अभी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ किया है सारे एक्स्ट्रा पैकेट्स वहाँ पे जाएंगे। हमारे अलावा भी घर में बाकी के लोग होते हैं जो कि चीज़ों को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए चीज़ों का अनऑर्गेनाइज्ड होना, कबर्ड्स का बिखरना, ये सब लाजमी सी बात है। टाइम टू टाइम चीज़ों को डीक्लटर करना और ऑर्गेनाइज करके वापस रीसेट करना, अगर हम इसको अपनी हैबिट बना लेंगे तो चीज़ें हमेशा व्यवस्थित रहेंगी और हमेशा का मतलब मेरा है कि टाइम टू टाइम सही से ऑर्गेनाइज होती रहेंगी। और जगह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमेशा ही बाहर से आपको एक्सटर्नल या महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही पड़े बॉक्सेस आपके पास होंगे, कुछ कंटेनर्स होंगे, डिस्पोजेबल बॉक्सेस होंगे। यहाँ पे मैं सर्फ एक्सेल का भी एक बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी आपके पास घर पे पड़ा है उसको एक बार देख लीजिए, रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही कुछ नया ख़रीदिए। मैं भी खुद स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज़ फेंकने से पहले उसको एक बार रीयूज़ में लाने का ज़रूर सोचिए। यहाँ पे जितने भी मेरे ओपन्ड पैकेट्स थे या फिर जिनमें रबर बैंड्स लगे थे या क्लिप्स लगे हुए हैं, वो सारे सर्फ एक्सेल के बॉक्स में चले गए हैं। तो मुझे पता है कि ओपन्ड पैकेट्स एक बॉक्स में हैं, बाकी सारे क्लोज्ड पैकेट्स पर्पल बास्केट्स में हैं। ग्रोसरी सारी सेटल हो चुकी थी, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी और ये कबर्ड भी सेट हो चुका था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा था। लेकिन ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया और अब हो गया था डिनर टाइम। कुछ और भी पेंडिंग टास्क्स निपटाने थे मेरे को और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे था घी बनाना, क्योंकि ऑलमोस्ट 12-13 डेज़ हो गए थे और मैंने घी नहीं निकाला था। काफ़ी ज़्यादा मलाई भी इकट्ठी हो गई थी, तो मुझे घी भी निकालना था और डिनर की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो सोचा घी निकालूंगी।
और जो बटर मिल्क निकलेगा इस समय घी निकालने के बाद, उसी से पनीर बना के पनीर भुर्जी डिनर में बना लूँगी आज। वैसे तो मैं बिलोना मेथड से ही घी बनाती हूँ, मोस्टली प्रेफ़र करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो फिर मैं रेगुलर तरीके से ही सिर्फ़ मलाई को चर्न करके फटाफट से घी निकाल लेती हूँ, जैसे कि मैं आज करने वाली हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम दैट इज़ अवेलेबल टू मी। जैसे कि मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि घी एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी बाज़ार से नहीं खरीदती हूँ, हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं कौन-सा मिल्क लेती हूँ, पैकेट वाला लेती हूँ या कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, तो लेट मी टेल यू कि मैं 1.5 लीटर फुल फैट बफेलो मिल्क लेती हूँ और मैं पैकेट वाला मिल्क नहीं यूज़ करती हूँ। मैं दूध डेयरी से ही लेती हूँ, जो दूध वाला रोज़ सुबह डिलीवर हमारे घर पे करके जाता है। मलाई से मक्खन बन चुका है, दूध भी अलग हो चुका है। जब तक हम घी बनाना नहीं शुरू करते, एटलीस्ट ऐसा मेरे साथ होता है कि मुझे बहुत आलस आता है। बट वंस यू बिगिन दिस प्रोसेस, एक बार आप करना शुरू करते हैं, तो आलस अपने आप छूमंतर हो जाता है और ये काम बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग लगता है। बस अब एक गैस पे घी बनने रख दूंगी और दूसरी गैस पे चढ़ा रही हूँ बटर मिल्क, ताकि वो फट के पनीर बन जाए। घी को जनरली मैं लो या लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाती हूँ, ताकि ये जले नहीं और कढ़ाई के साथ नीचे लगे नहीं। और ये जो बटर मिल्क गर्म हो रहा है, ये अपने आप ही जनरली फट के पनीर बन जाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ना फटे, तो आप इसमें विनेगर या फिर दही भी डाल के इसको फाड़ सकते हैं। पनीर मेरा बन के यहाँ पे रेडी हो गया था, लेकिन इसका मैं आज ब्लॉक नहीं बनाऊंगी, इसे एज़ इट इज़ रहने दूंगी, क्योंकि मुझे आज डिनर में पनीर भुर्जी ही बनानी है। मुझे इस पनीर के पीसेस नहीं कट करने हैं। और ये वाला पनीर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, जस्ट लाइक कि आपने दूध को फाड़ के ही बस पनीर बनाया हो। यहाँ पे घी भी बस बन के रेडी हो गया था, तो बस मैं इसको अब फटाफट से डब्बों में डाल दूँगी। काफ़ी ज़्यादा घी इस बार मैंने एक साथ ही बनाया था, तो मैं 2 डब्बों में इन्हें अलग-अलग डालूँगी। एक वो जो मैं पूजा के लिए इस्तेमाल करती हूँ और दूसरा वो जो मैं रेगुलर किचन में यूज़ करती हूँ। मेरा रोज़मर्रे का खाना जनरली बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, स्पेशली डिनर्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। डिनर में मैं मोस्टली दाल-चावल, खिचड़ी या फिर थाली-पीठ ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ। आज थी एकादशी, इसलिए चावल नहीं बनने थे हमारे घर पे, तो मैंने सोचा चलो पनीर भुर्जी सबको पसंद है और ये फटाफट भी बन जाती है, इसलिए मैंने आज ये बनाया। और इसको बनाने के लिए मैंने एक बेसिक प्याज टमाटर का मसाला बनाया है, जिसमें घर के ही सारे बेसिक मसाले गए हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, दैट इज़ इट। और फटाफट से मसाला बन जाता है और इसके बाद जो पनीर अभी हमने बनाया था, रेडी किया था, उसको इस मसाले के अंदर डाल के बस मैंने मिक्स कर दिया। इसमें मैंने मलाई तक नहीं डाली है, दूध भी नहीं डाला है, क्योंकि ये जो पनीर बनता है बटर मिल्क से, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और एडिशनली इसमें किसी मलाई या दूध की ज़रूरत नहीं होती है। एज़ इट इज़ ये पनीर भुर्जी इस वाले पनीर से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यकीन नहीं आता है तो एक बार प्लीज़ बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरा तो डिनर रेडी हो गया है, बस अब मैं फटाफट से इसको सर्व कर दूँगी, बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको आज क्या अच्छा लगा और क्या नया सीखने को मिला। चलिए, अब मिलूँगी आपसे जल्द ही अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, नीलिमा।